हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री सिंप्लीफाइड फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम बीए एचआईएच या बीए एफआईएच में जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है इग्नू में उनका एक पेपर कंप्लीट शुरू करने जा रहे हैं। BHIC 101 एक ऐसा पेपर है जो ये दोनों कोर्सेज में पढ़ाया जाता है और इसमें कई सारे यूनिट्स हैं और जो मतलब जिनकी मैं प्लेलिस्ट एक तरह से चालू करने जा रही हूँ। तो एक पूरी सीरीज आने वाली है और वीडियो प्लेलिस्ट में लगता जाएगा, आप देखते रहना। आज के इस वीडियो में हम ब्लॉक 1 में जो आने वाले 3 यूनिट्स हैं उनकी स्टडी करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है इन तीनों यूनिट में से। और जब आपको प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तीनों यूनिट्स की, तो आपकी जो आंसर राइटिंग होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आप बहुत सॉलिड आंसर लिख पाओगे वो उस एक क्वेश्चन का। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये दे दिया है मैंने यूनिट जो आपका स्टडी मटेरियल आता है, ये दिखा रही हूँ। तो स्टडी मटेरियल में कुछ यूनिट्स ऐसे दिए रहते हैं, फिर आपको मैप दिया रहता है, राइट? आप इस मैप को रेफ़र कर सकते हैं जभी भी आपको ज़रूरत हो। अदरवाइज़ मैंने अपने नोट्स में भी मैप दिया हुआ है और आपको प्रॉपर पढ़ा रही हूँ, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, वहाँ पे जियोग्राफिकल रीजन और सोर्सेज़ को अंडरस्टैंड करने की क्या ज़रूरत है? हम तो हिस्ट्री सीधा पढ़ सकते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री सिर्फ़ किंग्स का वॉर किंग्स वगैरह के बारे में नहीं है, बल्कि ह्यूमन्स और एनवायरनमेंट के बारे में भी है। कैसे लोग रहते थे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे, क्लाइमेट कैसा था, सॉइल कैसी थी, रेनफॉल कैसे थे, फॉरेस्ट या प्लेन्स कैसे थे, ये सभी जो चीज़ें होती हैं ना, ये सभी हिस्ट्री को अफ़ेक्ट करती हैं। तो हिस्टोरियंस के लिए ज्योग्राफी भी एक बेस बन जाता है हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए। इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव ये है कि ज्योग्राफी से हिस्ट्री का लिंक समझाएँगे हम लोग और एंशिएंट इंडिया को रिकंस्ट्रक्ट करने से सोर्सेज़ जो है क्या मिलते हैं वो हम समझेंगे। लिटरेरी सोर्सेज़, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़, फॉरेन अकाउंट्स, ये सभी हमें समझना है। तो सिम्बोसिस ऑफ स्पेस एंड टाइम, तो हिस्ट्री विदाउट ज्योग्राफी इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि ज्योग्राफी हिस्ट्री को स्पेस देती है और हिस्ट्री समझने का जो है फ़ोकस वहीं से आता है। एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ नेचर नहीं है, बल्कि एनवायरनमेंट में सॉइल, रेनफॉल, वेजिटेशन, क्लाइमेट, ये सभी डायरेक्टली अफ़ेक्ट करते हैं कि लोग क्या खाएँगे, लोग क्या ग्रो करेंगे, वहाँ पे सेटलमेंट कैसे बनाएँगे, ठीक है? लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखना है इसको, कि ज्योग्राफी डिटरमाइन करती है पॉसिबिलिटीज़, यानी कि ज्योग्राफी जो है ना, वो पॉसिबिलिटीज़ प्रेज़ेंट करती है लोगों के आगे, लेकिन जो ह्यूमन की जो डिसीज़न होती है ना, ह्यूमन्स के डिटर्मिनेशन, डिसीज़न्स, एक्शंस, वो सभी एक्चुअलिटी को डिफाइन करते हैं, एक्चुअलिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो मतलब ज्योग्राफी की वजह से ऑप्शंस मिलते हैं ह्यूमन के आगे, लेकिन टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एफर्ट डिसाइड करता है कि सिविलाइजेशन किस दिशा में डेवलप करेगी या करेगी भी कि नहीं। यहाँ पे ये जो छोटा-सा इन्फोग्राफिक दिया हुआ है ह्यूमन इंटरवेंशन और फिजिकल सराउंडिंग का, इसका आप क्लियरली मतलब निकाल सकते हैं। अ, 3 ग्रेट थिएटर के बारे में बात कर लेते हैं अब। तो इंडिया की जियोग्राफी को ब्रॉडली 3 मेन फिजियोलॉजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। हिमालयन अपलैंड्स, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स और पेनिनसुला इंडिया। और इनके बीच एक इंटरमीडिएट ज़ोन है, जो कि जिसको सेंट्रल इंडियन बेल्ट भी कहा जाता है। गुजरात से वेस्टर्न ओडिशा तक ये एक्सटेंड करती है। ये रीजन फॉरेस्ट और हिल्स से भरा हुआ है और हिस्टोरिकली यहाँ पे ट्राइबल कॉन्सन्ट्रेशन बहुत ज़्यादा था और कल्चरल डिफ्यूजन का जो है एक तरह से फ़िल्टर बन जाता है ये। सो बेसिकली इंडिया एक सिंगल यूनिफ़ॉर्म लैंड नहीं है, बल्कि यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट स्पीड ऑफ डेवलपमेंट देखी जा सकती है। ओके, तो यहाँ पे जो मैप दिया हुआ है, यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड है कि द हिमालयन अपलैंड, ये जो है शील्ड की तरह काम करते थे, वाटर टावर की तरह काम करते थे इंडियन पेनिनसुला के लिए। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये इसके जैसी और भी बहुत सारी नदियाँ हिमालयन रीजन से ओरिजिनेट करती हैं, ठीक है? इंडियन इंडो गैंजेटिक प्लेन, ये जो है सबसे फर्टाइल एरिया रहा है थ्रू आउट हिस्ट्री। यहाँ पे इसको क्रेडल ऑफ एम्पायर एंड अर्बनाइजेशन या क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है? इंटरमीडिएट ज़ोन जो है वो विंध्या और सतपुरा रेंजेस से बना है। ये एक बैरियर और फ़िल्टर की तरह काम करता है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। उसके बाद पेनिनसुला इंडिया में जो है प्लेट्यूज़ और डेल्टास आ जाते हैं, जहाँ पे जो है कल्चर बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया था, जो भी और ज थोड़ा आइसोलेटेड भी था, बट फ्लरिश भी अच्छे तरीके से किया कर पाया था इसकी वजह से। ओके? द गेटवे, अब यहाँ पे हिमालयाज़ एज़ द गेटवे, तो इसमें देखते हैं कि नॉर्मली लोग सोचते हैं कि हिमालयाज़ एक वॉल है, बट हिस्ट्री में हिमालयाज़ एक सील नहीं था, बल्कि यहाँ से कई सारे पासेस बने, जैसे कि खैबर पास, गोमाल पास और बोलान पास ने इंडिया को अफ़गानिस्तान और ईरान और सेंट्रल एशिया से कनेक्ट किया, ठीक है?
और इन रूट से ट्रेडर्स भी आए और इन्वेडर्स भी इंडिया तक पहुँचे, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी हुए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखें तो ग्रीक, शाका, कुशाना, हुन इन्हीं रूट से इंडिया पे आए थे, उन्होंने आक्रमण किया और इंडिया को अफ़ेक्ट किया। और बुद्धिज़्म जो एज़ रिलिजन है वो अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया के तक जो है इसी रूट के ज़रिए पहुँच पाया था। इसके बाद इंडस प्लेन्स एज़ ब्रेड बास्केट अम, तो इंडस प्लेन्स जो हैं पंजाब और सिंध इंडिया का अर्लीस्ट अर्बन बेस अर्लीस्ट अर्बन बेस बन गया। तो पंजाब लैंड ऑफ 5 रिवर्स होता है जहाँ पे रावी, बियास, झेलम, सतलुज और चेनाब रिवर जो है मिलकर के पंजाब में ये सभी नदियाँ बहुत फैली हुई हैं और उसको इरिगेट करती हैं और वहाँ पे लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करती हैं। सिंध जो रीजन है जिसको जो लोअर इंडस वैली में आता है और सिंध रीजन में डेल्टास भी हैं, तो वो राइस और व्हीट प्रोडक्शन के लिए जो है काफ़ी पॉपुलर था। और यहाँ पर 3rd मिलेनियम बीसीई में हड़प्पन सिटीज़ फ्लरिश करी। हड़प्पा सिटी जो है थी वो पंजाब रीजन में थी और मोहनजोदारो जो थी वो सिंध रीजन में थी। ठीक है? दिस इज़ अबाउट दिस पेज। ठीक है? द हार्टलैंड द गैंजेटिक प्लेन के बारे में बात कर लेते हैं। तो गंगा के प्लेन को गैंजेटिक प्लेन को हार्टलैंड क्यों कहते हैं भाई? तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अपर गैंजेटिक प्लेन्स यानी कि जिसको 2 आप बोल सकते हैं। वेस्टर्न और सेंट्रल यूपी के रीजन्स में अपर गंगा प्लेन है। ये रीजन कॉन्फ्लिक्ट और सिंथेसिस का एरिया था। यहाँ यहीं पे पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर भी मिलता है और लेटर वैदिक एक्टिविटी भी यहाँ पे पाई गई है। प्रयागराज अ, गंगा यमुना कॉन्फ्लुएंस यानी कि गंगा यमुना संगम पर है और हिस्टोरिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट रही है। मिडल गैंजेटिक प्लेन जो है ईस्टर्न यूपी और बिहार एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पे एंशिएंट किंगडम्स जैसे कि कोशाला, कोशी, मगध और 6th सेंचुरी बीसीई से सिटी लाइफ और मनी इकोनॉमी का मेजर जो है राइज़ हुआ। ठीक है? लोअर गंगा प्लेन्स में बंगाल रीजन आता है। बंगाल गंगा प्लस ब्रह्मपुत्रा के अलूवियल सॉइल को लाकर के जो ये एरिया फैला हुआ है। यहाँ ये बहुत ही फर्टाइल प्लेन एरिया है। यहाँ पे गंगा के प्लेन्स का जो है इसको जो है बास्केट बास्केट ऑफ ग्रेन्स भी बोला जाता है और यहाँ पे ऐसा इसके फीचर्स हैं, ज़्यादा सेटलमेंट्स रही है थ्रू आउट हिस्ट्री, ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे है और लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस फ्रॉम मौर्याज़ टू गुप्ताज़ एंड टिल नाउ एक तरह से सोच सकते हैं। तो गैंजेटिक प्लेन्स इज़ द हार्टलैंड ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। No offense to South India, though, or Northeast India, it's just historical fact and written in the book. ठीक है? Peninsula India and the Deep South. Peninsula India का स्ट्रक्चर मेनली डेक्कन प्लेट्यू और कोस्टल प्लेन से मिलकर के बना है। जो डेक्कन प्लेट्यू है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है महाराष्ट्र और उसके आसपास के एरिया में, जो मॉइस्चर काफ़ी अच्छे से रिटेन करती है और इसमें जो है इसको एक तरह से सेल्फ फ्लोइंग सॉइल भी बोला जाता है। यहाँ पे कॉटन, मिलेट्स, पीनट ऑयल, सीड अच्छे से ग्रो होते हैं। अर्ली फार्मिंग कल्चर चाल्कोलिथिक कल्चर इसी बेल्ट में डेवलप हुआ था। ठीक है? अब कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो ये कोस्टल प्लेन्स जो है ईस्ट पर कई कई सारी रिवर्स के डेल्टा से बने हुए हैं जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इन सभी रिवर्स के डेल्टा पे प्लेन्स बने हुए हैं। ये डेल्टास न्यूक्लियर रीजन्स को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर, सेटलमेंट और पावर बेसिस को जो है काफ़ी डीप रूटेड और स्ट्रॉन्ग डेवलप हुए थे। एक्सट्रीम साउथ में तमिलनाडु का एपिसेंटर होता है कावेरी प्लेन्स और कावेरी रिवर का डेल्टा। रिवर्स जो है सीज़नल होते थे इसलिए टैंक इरिगेशन काफ़ी पॉपुलर था एक्सट्रीम साउथ में, जैसे कि पल्लवा और चोला टाइम से जो है टैंक इरिगेशन पॉपुलर था। केरला यानी कि मलाबार रीजन पेपर और स्पाइसेस के लिए फेमस था और सी रूट से क्रिश्चियनिटी और उसके बाद इस्लाम जो है सबसे पहले केरला में ही पहुँचे थे। अनइवन पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट लीनियर नहीं थी पूरे भारत में या किसी भी जगह पे इन द वर्ल्ड, ठीक है? 3rd मिलेनियम बीसीई में 2 तरह के डेवलपमेंट देखे जा सकते हैं। पहला तो हड़प्पन्स जो है एडवांस अर्बन सिटीज़ बन गए थे और वहीं पे गुजरात में मेसोलिथिक कल्चर जो है एग्ज़िस्ट कर रहा था और तीसरा सीन चल रहा था एट द सेम टाइम वो था डेक्कन में नियोलिथिक कैटल कीपर्स रोम कर रहे थे। ठीक है? तो मतलब एक ही ज टाइम पे इंडिया के डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट स्टेजेस पे थे और ये एक अनइवननेस लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रही थी। और एक पॉइंट है कि इंटरमीडिएट ज़ोन जो है सेंट्रल इंडिया के फॉरेस्ट और हिल ये कभी भी फुल्ली कॉलोनाइज़ नहीं हुए थे इवन इन द टाइम टाइम ऑफ ब्रिटिश। इसलिए ट्राइबल ग्रुप्स को जो है यहाँ पे काफ़ी शेल्टर मिला और आइसोलेशन में रहे। इवन आज के समय पे जो ट्राइबल ग्रुप्स पाए जाते हैं विंध्यन और सतपुरा रेंजेस के रीजन में वो काफ़ी आइसोलेटेड हैं
उतने ज़्यादा आइसोलेटेड नहीं है बिकॉज़ ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के एफर्ट्स के द्वारा, लेकिन वो बहुत ही आइसोलेटेड है और उनके बहुत सारे सब्सिस्टेंस की जो टेक्निक है वो अभी भी बहुत ही प्रिमिटिव हैं, जैसे कि भील कंट्री और बस्तर के रीजन, ठीक है? अ, हिस्टोरियंस चैलेंजेस अब देख लेते हैं हिस्टोरियन का क्या चैलेंज रहता है। तो पास्ट हमको खुद नहीं मिलता है, बल्कि इसको कई सारे टुकड़ों से जोड़ना पड़ता है, उसको क्रिएट करना पड़ता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है। इसलिए हिस्ट्री को 3 सोर्सेज़ से कंबाइन करके एक जो है अंडरस्टैंड किया जाता है। लिटरेरी सोर्सेज़, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ और फॉरेन अकाउंट्स। तो आप इसको ट्रायंगुलेशन समझ सकते हो। एक सोर्स इनकम्प्लीट होता है, बट तीनों मिल कर के एक बेटर हिस्टोरिकल इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है? लिटरेरी सोर्स में सबसे पहले पुराणास, एपिक्स और वेदास आते हैं। तो लिटरेरी सोर्सेज़ का मेजर इश्यू ये है कि अर्ली टेक्स्ट मोस्टली रिलीजियस नेचर के होते थे। डेटिंग इनमें काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है बिकॉज़ कंपोज़िशन और कंपाइलेशन डिफरेंट टाइम पे हुआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अर्लीस्ट टाइम्स पे जब लिखने के जो है टेक्निक्स नहीं थी इंसानों के पास, कोई पेपर नहीं थे, कोई लिखने की टेक्निक नहीं थी, तो वेदास जो है एक तरह से श्रुति की तरह याद किए जाते थे और पास ऑन किए जाते थे बाय द टीचर टू देयर स्टूडेंट। तो वेदास कंपाइल बहुत समय पहले ही कर लिए गए थे इन द वैदिक पीरियड, लेकिन उनको लिखा गया था लेटर वैदिक पीरियड में या फिर उससे भी आगे जो भी साक्ष्य मिले हैं लिखित में, क्या पता वो सैकड़ों सालों बाद, हज़ारों सालों बाद किसी अच्छे स्टूडेंट ने लिख लिख दिया हो, ठीक है? उस लिख सुनते-सुनते ही वो श्रुति की तरह है कि वो पहले लिसनिंग के थ्रू जो है पॉपुलर होते थे। टीचर स्टूडेंट को ओरली सिखाता था और स्टूडेंट उसको ओरली ही याद करके रखता था और पास ऑन करता था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट वेदास। अब आते हैं अ इसमें वेदा का अर्थ क्या है? तो विद का मतलब होता है टू नो, विद जो शब्द होता है उसका मतलब होता है टू नो, तो इस तरह से वेदास बन जाते हैं। तो 4 वेदा हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है वो ओल्डेस्ट वेद है और इसमें 10 मंडला पाए जाते हैं। ऋग्वेद की जो दूसरी से लेकर के 7वीं किताब है उसको सबसे पहले लिखा गया था और इसमें जो है फैमिली स्ट्रक्चर, डोमेस्टिक लाइफ के बारे में बताया गया है। लेटर वैदिक लिटरेचर जो है ये 1000 से 500 बीसीई के टाइम में लिखा गया था और जो ऋग्वैदिक पीरियड है वो 1500 से 1000 बीसीई टाइम पीरियड में पाया जाता है। वेदास से हिस्टोरियंस को क्या मिलता है? तो पेस्टोरल सोसाइटी से एग्रेरियन सोसाइटी का ट्रांजिशन जो है उसके बारे में पता चलता है। अर्ली पॉलिटिकल टेरिटरीज़ जो होती थी नॉर्थ इंडिया में या वैदिक रीजन में उसके बारे में पता चलता है, ठीक है? अब आ जाते हैं एपिक्स की बात करते हैं। तो एपिक्स रामायण और महाभारत का जो है उसको एपिक्स बोलते हैं, इतिहास। यानी कि इसका मतलब होता है लिटरेरी मीनिंग है दस इट वाज़ रफली 500 बीसीई से 500 सीई तक के बीच में महाभारत और रामायण ये जो है एग्ज़िस्टेंस में आए। अब कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि ये जो महाभारत और रामायण थे वो आगे-पीछे लिखे गए थे। एक तरह से माइथोलॉजी के हिसाब से देखने जाएँ तो रामायण पहले लिखी गई थी, रामायण का समय काल जो है वो पहले का है और महाभारत का बाद का। लेकिन हिस्टोरियंस और लिटरेरी जो एनालिस्ट लोग हैं, उनका कहना है कि जो इतिहास है ये एपिक्स इसमें महाभारत पहले लिखी गई थी और रामायण बाद में लिखी गई थी। दिस इज़ नॉट व्हाट आई से, दिस इज़ व्हाट हिस्टोरियंस से। तो चलिए इसके बारे में आगे देखेंगे। अभी के लिए देख लेते हैं कि जो महाभारत है, इसको कैसे वेरीफ़ाई किया गया है या रामायण को। तो एक्सकवेशंस होती हैं, हिस्टोरियंस एक्सकवेट करते हैं साइट्स को और उससे कई सारी साइट्स वेरीफ़ाई हुए हैं। जैसे कि हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, यहाँ पे मिलने वाली पेंटेड ग्रे वेयर जो है पॉटरी इन साइट्स को आइडेंटिफ़ाई करती है और इसको पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी या कल्चर बोला जाता है। अयोध्या सेटलमेंट में नौ एनबीपीडब्ल्यू पॉटरी भी मिलती है और इसको जो है एनबीपीडब्ल्यू साइट बोला जाता है। नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर अयोध्या में पाया जाता है, ठीक है? पुरानास के बारे में देख लेते हैं तो पुरानास में 18 महापुराणास हैं, ठीक है? और कई सारे उपपुराणास हैं। 5 सेक्शंस ऑफ पुराणास हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतरास और वंशानुचरिता। ये 5 जो है ये जो है 5 सेक्शंस हैं ऑफ पुराणास। डायनेस्टिक जीनियोलॉजी का पता चलता है पुराण से, मौर्यन, शुंगा, आंध्रा इन सभी के डायनेस्टीज़ के बारे में पता चलता है, लीडर्स के बारे में, रूलर्स के बारे में पता चलता है। ओके, सो आई होप व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट दिस होल पेज आपने उसको एक-एक इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर लिया है, नहीं किया है तो पेज पॉज़ कर लो, रिवाइंड करके लिख लो, अदरवाइज़ नोट्स खरीदोगे तो भी आप जो है इसको प्रिंट आउट करा के पढ़ सकते हो, आपकी मर्ज़ी।
अब हम आ जाते हैं लिटरेरी सोर्सेज़ जो हैं जो फॉरेन टेक्स्ट हैं या फिर अदर रिलिजन जैसे कि बुद्धिस्ट और जैना टेक्स्ट हैं उनके बारे में, क्योंकि ये जो पुरानास, इतिहासास और अ, वैदिक लिटरेचर है, ये हिंदुइज़्म के लिटरेचर हैं। तो वैदिक टेक्स्ट में त्रिपिताकास यानी कि सुत्ता, विनय और अभिधम्मा, ये त्रिपिताकास जो है बुद्धिस्ट रिलीजन की मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स की तरह इनको बोला जा सकता है, और इसको पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। और जाताकास भी एक बुद्धा के पास्ट बर्थ के स्टोरीज़ के बुक है। तो ठीक है। तेरी गाथा, ये जो है तेरी गाथा एक बुक है जिसको अ, एक फीमेल मॉन्क या फीमेल स्कॉलर ने लिखा हुआ था। वो जो है जेंडर हिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और उसके अलावा जैन टेक्स्ट पे आ जाते हैं तो सॉरी अर्ध मगधी लैंग्वेज में लिखे जाते थे जैन टेक्स्ट, और या फिर और भी अदर डायलेक्ट होते थे उसमें लिखे जाते थे। ठीक है? इसमें कैनन काउंसिल्स के बारे में लिखा जाता था। पाटलिपुत्र में 4th बीसीई में और बलाभी में 5th सेंचुरी में कैनन काउंसिल्स हुई थी। वहाँ उसपे जो भी डिबेट्स हुई थी या फिर जो भी इवेंट्स हुए थे, उसको जैन टेक्स्ट में लिखा जाता था। जैन टेक्स्ट में ज़्यादातर करके मोनास्टिक लाइफ़स्टाइल, डॉक्ट्रिन, राइवल स्कूल्स, सोशल डिटेल्स जो है पाए जाते हैं। ठीक है? अब संगमा लिटरेचर के बारे में बात कर लें तो संगमा लिटरेचर आपको पता होगा अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर है, और अर्ली क्लासिकल तमिल लिटरेचर है। ये 1st टू 4th सेंचुरी में मतलब कंपोज़ किए गए थे। इनकी मेन थीम है लव एंड वॉर, एवरीडे लाइफ डिटेल्स। ठीक है? यवनाज़ ट्रेड का मेंशन मिलता है संगमा लिटरेचर में, और यहाँ पे संगमा लिटरेचर से ये भी पता चलता है कि साउथ इंडिया में जो ट्रेड होता था, बेसिकली वो पेपर या स्पाइसेस बेच करके गोल्ड लेते थे, और इससे इंडिया की रिच हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से भी साउथ इंडिया के कई सारे रीजन में फॉरेन कॉइन्स पाए गए हैं, और जिससे पता चलता है कि ये जो संगमा लिटरेचर में ट्रेड के बारे में लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा फॉरेन अकाउंट्स में भी जो है इंडिया से और साउथ इंडिया के रीजन से ट्रेड के बारे में लिखा हुआ है। तो इस तरह से संगमा लिटरेचर की टाइमलाइन और उनकी उनकी जो भी कंपोनेंट्स हैं उनकी वैलिडिटी जो है प्रूव की जा सकती है। उसके बाद बायोग्राफी और ड्रामा में आ जाते हैं तो एंशिएंट इंडिया के सोर्सेज़ में हमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिलते हैं जो कि वहाँ की वहाँ के जो डायनेस्टिक हिस्ट्री है या पॉलिटिकल और सोशल लाइफ उसके बारे में बताते हैं। कुछ फेमस बायोग्राफीज़ हैं बाणभट्ट द्वारा लिखी हुई हर्षचरिता, उन्होंने जो अपने किंग हर्षा के बारे में लिखी हुई थी। जो है कालिदास ने गुप्ताज़ के सोशल लाइफ के बारे में काफ़ी सारी बातें लिखी हुई हैं अपने बुक्स में। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस नाम की एक किताब लिखी हुई है, और ये मुद्रा राक्षस में मौर्यन पॉलिटी के बारे में बताया गया है। ठीक है? अब जो टेक्स्ट हैं, इसको इंटरप्रेट करने में हिस्टोरियंस को क्या प्रॉब्लम आती है, तो ये देख लेते हैं। जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट मिलते हैं, वो ज़्यादातर जो है काफ़ी माइथोलॉजी पे बेस्ड होते हैं या रिलिजन पे बेस्ड होते हैं, या फिर अगर बायोग्राफी हो गई, तो जिस भी स्कॉलर ने बायोग्राफी लिखी हुई है, वो तो उसी रूलर की प्रशंसा करेगा, जिस रूलर के कोर्ट में वो अपॉइंटेड है, राइट? तो इस तरह से हिस्टोरिकल बायस भी आ जाता है। अ, बायोग्राफी में लोग प्रशस्ति और इयोलॉजीज़ लिखते थे, तो उसको हिस्टोरिकली फैक्चुअल नहीं मान सकते हैं। और इसपे जो है डेटिंग स्ट्रैटिफिकेशन में भी दिक्कत आती है, जैसे कि महाभारत में कई सारी सारी लेयर्स हैं, जो हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग बहुत पहले या आगे-पीछे लिखी गई हैं। ठीक है? इसके अलावा मिथ वर्सेस हिस्ट्री का भी फैक्ट आ जाता है। कई सारे ऐसे हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं, जैसे कि वैदिक हिंदू लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर जो रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ के बारे में बात करते हैं, उन रिलीजियस रिलीजन और रिचुअल्स के बारे में लिखते हैं, तो इससे जो है वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है, और हिस्टोरियंस उसको जो है फुली ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में हिस्टोरियंस को क्या करना चाहिए? हिस्टोरियंस को जो है एक टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना चाहिए, और उससे जो भी इन्फॉर्मेशन कोरिलेट कर सके आर्कियोलॉजी के द्वारा, फॉरेन अकाउंट्स को पढ़ करके, उसको जो है कोरिलेट करना चाहिए और उससे एक कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए। इसके अलावा उनको जो है प्रिज़र्वेशन करना चाहिए इस नॉलेज का, और ताकि फर्दर उसपे जो है रिसर्च की जा सके।
ठीक है? आर्कियोलॉजी द मेन मटीरियल ट्रुथ। तो आर्कियोलॉजी में आ जाते हैं, यहाँ पे एक्सकवेशन, एपिग्राफी 2 चीज़ें मेन हैं। आर्कियोलॉजी का मीनिंग है मटीरियल कल्चर की स्टडी करना, जैसे कि पॉटरी, स्कल्पचर, हाउस रिमेन्स, शार्ड ग्रेन, सील, इंस्क्रिप्शन, कॉइन, ये सभी आर्कियोलॉजी में आते हैं। और एक्सकवेशन का एडवांटेज ये है कि जो कॉमन लोग थे उसका उनके लाइफ़स्टाइल का एविडेंस मिल जाता है। फूड, क्लॉथिंग, हाउस टूल्स, इन सभी का एविडेंस मिल जाता है। बात करें एपिग्राफी की, तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को एपिग्राफी बोलते हैं। इंस्क्रिप्शंस जो है रॉक पिलर, कॉपर प्लेट और टेम्पल वॉल्स पे कार्व होते थे या फिर सील्स पे कार्व होते थे। अर्लीस्ट डिसाइफर्ड इंस्क्रिप्शंस जो है वो है अशोकन इंस्क्रिप्शंस। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोकन इंस्क्रिप्शंस को डिसाइफर किया हुआ था। इंस्क्रिप्शन के टाइप होते हैं रॉयल ऑर्डर जिसमें होता है लिखा रहता है, या फिर कमो में कॉमेमोरेटिव होते हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, जैसे कि लुम्बिनी का पिलर। लैंड ग्रांट्स को भी इंस्क्रिप्शन में लिख के बताया जाता है, या फिर किसी किंग के प्रतिष्ठे उसकी इयोलॉजी भी इंस्क्रिप्शन पे लिखी जाती है। तो इंस्क्रिप्शंस लिटरेरी टेक्स्ट से ज़्यादा रिलायबल हो सकते हैं, क्योंकि मोस्टली रिलीजियस स्टोरी टेलिंग नहीं होती है, इसमें डायरेक्ट रिकॉर्ड्स को मेंशन किया जाता है। ओके। इसके बाद न्यूमिस्मेटिक्स पे आ जाते हैं। तो न्यूमिस्मेटिक्स को बोलते हैं स्टडी ऑफ कॉइन। कॉइनेज जो है वो मेटल करेंसी विद कॉइनेज जो होती है, जो मेटल करेंसी होती है ना, उसमें वेट या शेप उसका डिफाइंड होता है, और उसकी इशूइंग अथॉरिटी यानी कि किंग या स्टेट का जो है स्टैम्प होता है उसके अंदर। तो अर्ली इंडिया में जो है कॉइन्स कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और लेड के बने होते थे। अर्लीस्ट कॉइन जो है वो पंच मार्क्ड कॉइन है, और सेकंड अर्बनाइजेशन में कॉइन्स के एविडेंस मिलते हैं लगभग 6th सेंचुरी बीसी के बाद से। ठीक है, मेनली कॉइनेज का जो है एविडेंस मिलना चालू होता है। कॉइन्स से क्या समझ में आता है कि ट्रेड वॉल्यूम कितना था, जैसे कि ट्रेड कितना वाइड स्प्रेड था और कितना ज़्यादा ट्रेड हो रहा था, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी कि नहीं थी, पॉलिटिकल अथॉरिटी किस किंग की कितने एरिया तक फैली हुई थी, वहाँ पे मिलने वाले कॉइन से पता चलता है। किंगडम का सर्कुलेशन एरिया क्या था, ये सभी ऐसे ही पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल युद्धेयास और मालवास का कॉइन जो है ना, उस पे गण वर्ड का मेंशन मिलता है। तो इससे पता चलता है युद्धेयास और मालवास जो थे वो नॉन मोनार्किकल पॉलिटी थे। ठीक है? तो गुप्ता दिनारास या गुप्ता कॉइन्स जो है बहुत ही हाई क्वालिटी के कॉइन्स होते थे, और किंग के पोजेज़ इसमें शो होते थे, जैसे कि धनुष लिए हुए हैं, या युद्ध कर रहे हैं, या फिर शिकार कर रहे हैं। लेटर गुप्ता टाइम में जो है गोल्ड कॉइन्स की प्योरिटी डिक्लाइन हो गई, जिससे पता चलता है कि गुप्ता एम्पायर कमज़ोर पड़ रहा था, या तो उसका इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा था, और इसको इकोनॉमिक डिबेट के लिए भी जो है यूज़ किया जाता है इस फैक्ट को। अब देखते हैं फॉरेन अकाउंट्स के बारे में। तो फॉरेन अकाउंट्स का रोल जो है काफ़ी इन चीज़ों के लिए क्या है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन को कोरॉबोरेट करने के लिए। लेकिन इसके लिए भी कॉशन ज़रूरी है। आउटसाइडर बायस हो सकता है कि कोई आउटसाइडर इंडिया को उस नज़र से ना देख रहा हो जैसे इंडियंस देख रहे हैं, तो वो अपने लाइक प्रेजजेस का यूज़ करके अपनी स्टोरी या अपनी जो है ट्रैवल अकाउंट लिख सकता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीक्स में मैगस्थनीज़ ने इंडिका लिखी, वो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफ़ी कुछ बातें लिखता है अपनी बुक इंडिका में। और पेरिप्लस ने इथीरियन सी के पेरिप्लस ने अ, सॉरी पेरिप्लस ऑफ इथीरियन सी जो बुक थी, और टॉलेमी की जियोग्राफी, ये दोनों बुक्स में जो है ट्रेड और पोर्ट्स के काफ़ी डिटेल मिलते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। चाइनीज़ पिलग्रिम में फाहियान गुप्ता पीरियड में इंडिया में आया था। उसने 1399 और 399 और 414 सेंचुरी में जो है इंडिया का दौरा किया था, और गुप्ता पीरियड के कंडीशंस के बारे में बहुत डिटेल में लिखता है। उसके बाद फाहियान हुएनसांग 639 में इंडिया में आया, और उसने हर्षा पीरियड के बारे में बहुत कुछ लिखा। एम्पायर क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, कैसा था सोसाइटी, एजुकेशन, इकोनॉमी, इन सब के बारे में। अरब्स में अल बरूनी ने 11वीं सेंचुरी में तहकीक हिंद एनसाइक्लोपीडिया अ, ऑफ इंडिया एक तरह से लिखा। उसके बाद इंडिया के जो है स्क्रिप्ट, साइंस, कस्टम, जियोग्राफी, लॉज़, बहुत सारे जो है एरियाज़ के बारे में अल-बरूनी ने लिखा हुआ था। तो ये कुछ तो एग्ज़ाम्पल्स हैं फॉरेन अकाउंट्स के। इसके अलावा न्यूमरस फॉरेन अकाउंट्स हैं इंडिया के बारे में, जो अ, आगे चल के उस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। अभी फॉर दिस चैप्टर इतना इन्फॉर्मेशन इनफ है। अब इसमें चलो आ गए हम लोग एंडिंग पे। तो
अब चलो यूनिट 2 से शुरू करते हैं हम। तो यूनिट 1 में हमने क्या देखा था? लिटरेचर, आइडियोलॉजी और बिलीफ्स को बताता है। आर्कियोलॉजी से मटेरियल और रियलिटी के बारे में पता चलता है। फॉरेन अकाउंट से एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट के में जो है हम इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। और डिफरेंट एविडेंसेस को कंबाइन करके, क्रिटिकली एनालाइज़ करके पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। और जियोग्राफी का जो है काफ़ी रोल रहा है इंडिया में। इंडिया के जो क्लाइमेट है, सॉइल है, रेनफॉल कैसा रहा है, शेल्टर कैसी रही है, वो सभी क्लाइमेट पे डिपेंड करता रहा आया है और ज्योग्राफी ने उसको बहुत अफ़ेक्ट किया है, ठीक है? तो अब जो है यूनिट 2 में हम क्या देखेंगे कि अ, पै प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो है सोसाइटी कैसी थी, वो लोग टूल्स क्या यूज़ कर रहे थे और वहाँ पे अ, अर्लीएस्ट स्टेज में जो है इंसानों का रहन-सहन कैसा था, राइटिंग सिस्टम था कि नहीं था और इसमें जो है हम ह्यूमन इवोल्यूशन के को भी देखेंगे कि कैसे इंसानों ने इवॉल्व किया, कैसे-कैसे जो है अडॉप्ट करना चालू किया हिस्ट्री में सब कुछ और एक मॉडर्न ह्यूमन के रूप में उभर कर के आए। तो प्री हिस्टोरिक ओडिसी द ऑफ साउथ इंडिया ये जो है यूनिट 2 के बारे में है। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हम देखेंगे और कल्चरल इवोल्यूशन देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इंटेंशनली जो टूल्स बनाना, स्टोन और पत्थरों का यूज़ करके, स्टोन और लकड़ी का यूज़ करके, ठीक है? और सेटलमेंट्स क्रिएट करना, ये सभी इस यूनिट में देखेंगे। टूल और टेक्नोलॉजी को का इवोल्यूशन कैसे हुआ? तो आर्किटेक्चर जो टाइम है अ, टाइम का जो है ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है लिथिक एज ये बहुत ही लंबा समय काल जो है स्टोन एज का था और इसमें इंसानों ने मेनली स्टोन टूल्स का यूज़ किया और उनको और कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती थी, उन्होंने किसी और मेटल का यूज़ करना नहीं चालू किया था और स्टोन से जो है वो अ, अपने ज़रूरतें पूरी करते थे और कई तरह के टूल्स बना के सैकड़ों सालों तक इस उस पे डिपेंड रहे हैं, ठीक है? तो ये राइटिंग से पहले का टाइम है और यहाँ पे हम एविडेंस के लिए जो है स्टोन टूल्स, बोन्स, केव, ओपन साइट्स, रॉक पेंटिंग ऐसी-ऐसी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं जो उस समय के इंसानों ने क्रिएट की थी और जिसका वो यूज़ कर रहे थे, ठीक है? ये प्री हिस्टोरी का टाइम आता है जिसको स्टोन एज बोलते हैं। प्रोटो हिस्ट्री जो है ट्रांजिशनल पीरियड था। यहाँ पे प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच में जो है ट्रांजिशन देखा जाता है। इंडिया में ये स्टेज मेनली 3rd मिलेनियम बीसीई से सेकंड या फर्स्ट मिलेनियम बीसीई तक देखा जाता है। इस फेज़ में सेटल्ड विलेज लाइफ स्टार्ट हुई हुई और डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल, शीप चालू हुआ। क्रॉप में व्हीट, बार्ली, राइस, मिलेट वगैरह इंसानों ने उगाना चालू किया और यूज़ करना चालू किया। क्राफ्ट्स डेवलप किए और इंडस वैली में इसी फेज़ से अर्बन सिविलाइजेशन इमर्ज हुई थी, ठीक है? अब उसके बाद हिस्टोरिकल पीरियड में आते हैं, तो हिस्टोरिकल पीरियड में राइटिंग रिटन रिकॉर्ड्स मिलते हैं और एक और पॉपुलर क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखी जा सकती है स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। तो अ, जो हिस्ट्री है अ, उसमें रिटन रिकॉर्ड मिलते हैं, उससे पहले के किसी भी समय पे रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं। एक जो ये प्रोटो हिस्ट्री का टाइम है, यहाँ पे रिटन रिकॉर्ड्स मिलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकिन उस स्क्रिप्ट को अभी भी डिसाइफर नहीं किया गया है, तो इसलिए वो प्रोटो हिस्ट्री का हिस्सा है। ठीक है? तो इंडियन केव्स इंडियन कैनवस के बारे में देख लेते हैं। इंडिया में स्टोन एज ग्रुप्स इतने वाइडली क्यों मिले? क्योंकि इंडिया के पास हंटिंग गैदरिंग लाइफ के लिए ऑलमोस्ट परफेक्ट कंडीशन थी। यहाँ पे सूटेबल लैंडफॉर्म्स थे, मूवमेंट ईज़ी था, पेरेनियल वाटर सोर्सेज़ थे जैसे कि स्ट्रीम, स्प्रिंग, रिवर वगैरह। रॉ मटेरियल के लिए बेसिक रॉक और सिलिशियस रॉक जो है इंडियन मतलब उस समय पे जो इंसान थे ह्यूमन्स उनको मिलते थे। तो टूल्स बनाना काफ़ी ईज़ी था इसलिए स्टोन एज ग्रुप्स में इंडिया का ऑलमोस्ट पूरा लैंड मास ऑक्यूपाई किया हुआ था। ठीक है? हिमालयन ट्रैक्ट को छोड़ कर के और इंडो गैंजेटिक अलूवियल ट्रैक्ट को छोड़ कर के क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्टोन नहीं थे और वहाँ पे प्लेन्स थे। तो पत्थर या पहाड़ नहीं थे उस तरह के कि जहाँ पे शेल्टर ले सके अर्ली ह्यूमन्स, ठीक है? ठीक है? क्रोनोलॉजिकल लैडर के बारे में बात करें तो साइंटिफिक डेटिंग से जो है कई सारी समय पीढ़ियों का जो है पता चला है। क्रोनोलॉजी समझते हैं। तो पहले पैलियोलिथिक को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। लोअर, मिडल और अपर पैलियोलिथिक उसके बाद मेसोलिथिक आता है। ठीक है? लोअर पैलियोलिथिक लगभग 6 लाख से लेकर के 1,50,000 बिफोर प्रेज़ेंट का टाइम है। उसके बाद मेसोलिथिक पीरियड 1,65,000 से 31,000 बिफोर प्रेज़ेंट का टाइम है। अपर पैलियोलिथिक लगभग 40,000 से 12,000 बिफोर प्रेज़ेंट में आता है और मेसोलिथिक लगभग अ, 10,000 बीसीई से चालू हुआ है। तो इन सभी समय काल में जो है जो एविडेंसेस मिलते हैं उनकी डेटिंग कैसी होती है? तो इसको जो है
मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो है मॉडर्न जो आर्कियोलॉजी है वो कई सारे टूल्स यूज़ करती है इन सारे एविडेंसेस को, टाइम्स को डेट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल रेडियो कार्बन C14 डेटिंग का यूज़ करते हैं, नहीं तो पैलियोमैग्नेटिज़्म का यूज़ करते हैं, थर्मोल्यूमिनेसेंस का यूज़ करते हैं, टीएल मेथड जिसको बोला जाता है और पोटेशियम आर्गन या फिर आर्गन-आर्गन मेथड का यूज़ भी करते हैं। उसके अलावा यूरेनियम थोरियम का यूज़ करके भी मॉडर्न साइंटिस्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स किसी भी समय किसी भी एविडेंस जो आर्कियोलॉजिकल जो आर्टिफैक्ट होता है उसका समय पता करते हैं, ठीक है? तो लोअर पैलियोलिथिक जो समय था उसमें उसके की फीचर्स में सबसे पहला आता है कि हैवी टूल्स थे। इंडिया में इस फेज़ की 2 मेजर ट्रेडिशंस हैं। एक तो स्वानियन ट्रेडिशन जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट रीजन में पाई जाती है। स्वानियन ट्रेडिशन मेनली पेबल टूल पर बेस्ड थी। 1939 में एच. डे टेरा और टी. पीटरसन ने सोन वैली में आइडेंटिफ़ाई किया स्वानियन ट्रेडिशन को। तो इसमें जो है टूल टाइप्स क्या मिलते थे कि चॉपर्स मिलते थे, एक तरह से बड़े पत्थर को इस तरह से तोड़ करके चॉपिंग के लिए बड़ा-सा हथियार बना लेते थे, थोड़ा नुकीला होता था, थोड़ा बड़ा हिस्सा जो है हाथ में पकड़ के नुकीले हिस्से से वार करके चॉपिंग की जाती थी चीज़ों की, मीट की या प्लांट्स की, ठीक है? पेबल के साइड एंड पर जो है फ्लैकिंग करके जो है थोड़ा-सा नुकीला उसको बना लिया जाता था। और लेटर रॉबिन डैनल ने स्वानियन सीक्वेंस पे जो है कई सवाल उठाए। क्या नाम था इनका? रॉबिन डैनल, DENNELL। तो इनका नाम मेंशन करना ज़रूरी है। लेकिन सोन कल्चर जो हमने अभी सुना भी होगा आपने पहले कभी, तो सोन कल्चर का यूज़ लोअर पैलियोलिथिक साइट को बताने के लिए किया जाता है। ये सोन वैली में पाया जाता है, ठीक है? इंडियन साइड पर पेबल टूल काफ़ी मिलते हैं जैसे कि सिरसा और घग्गर वैली में हरियाणा में और हिमाचल में बियास और बंगंग वैली में, फिर उसके बाद शिवालिक्स में होशियारपुर और चंडीगढ़ सेक्टर में काफ़ी सारे स्वानियन ट्रेडिशन के टूल्स पाए जाते हैं। उसके अलावा अशूलियन ट्रेडिशन के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये पेनिनसुला इंडिया में पाया जाता है, अशूलियन ट्रेडिशन या अशूलियन कल्चर। इसमें जो है हैंड एक्स और क्लीवर ट्रेडिशन भी बोलते हैं इसको, बाई-फेस टूल होते थे। एक जो बड़े पत्थर को कोर पत्थर को यूज़ करके दोनों तरफ उसपे वार करके फ्लेक्स निकाल दिए जाते थे और एक उसको दोनों तरफ से नुकीला बना करके बाई फेस या हैंड एक्स की तरह यूज़ किया जाता था। ये ट्रेडिशन अफ्रीका, वेस्ट यूरोप, वेस्ट एंड साउथ एशिया तक स्प्रेड थी और ओल्ड वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इसके एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। अशूलियन टूल्स में हैंड एक्स, क्लीवर, नाइफ ये सभी जो है पाए जाते हैं। यहाँ पे रॉ मटेरियल जो है क्वार्ज़ाइट मटेरियल का यूज़ होता था और लाइमस्टोन का भी यूज़ होता था, जैसे कि भीम बेसिन में और बेसाल्ट का यूज़ होता था। महाराष्ट्र में, बिहार और बंगाल में फॉसिल वुड का भी यूज़ होता था। अचूलियन टूल्स बनाने के लिए किस टेक्निक का यूज़ होता था? तो वो स्टोन हैमर या सॉफ्ट हैमरिंग के ज़रिए फ्लेक्स को अलग करके कोर को जो है न्यूक्लिया बनाया जाता था। तो कोर वर्सेस फ्लेक कॉन्सेप्ट भी याद रखना ज़रूरी है आपको। कोर यानी कि बड़ा पीस जिसको जिसको जो है हाथ में पकड़ के जिससे शिकार किया जाता था। टूल यानी कि कोर जो जिसको कोर को तोड़ने के बाद जो मेन टूल बचता था उसको हाथ में लेके शिकार वगैरह करते थे। फ्लेक यानी कि छोटा डिटैच्ड पीस जिसको जो है फ्लेक बोला जाता है कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज में भी। तो फ्लेक का यूज़ जो है लोअर पैलियोलिथिक में इतना ज़्यादा नहीं था पर आगे चल के होने लगता है, ठीक है? साइट्स ऑफ हैबिटेशन ऑन एंड इंडस्ट्री तो हुँ, अब यहाँ पे 4 साइट्स के बारे में मैं आपको बताऊँगी। अ तो यहाँ पे कई सारी साइट्स हैं जैसे कि अत्तिरंपक्कम ये तमिलनाडु की साइट है। यहाँ पे अचुलियन साइट इसको एक अचुलियन साइट बोला जाता है और इसकी डेटिंग जो है 1.5 मिलियन ईयर बिफोर प्रेज़ेंट की पाई जाती है। क्वार्ज़ाइट टूल्स यहाँ पे मिलते हैं, फॉसिलाइज़्ड बोन के एविडेंस भी यहाँ से मिलते हैं। इसके बाद जो है ईशमपुर आता है कर्नाटका में और ये यहाँ पे एक क्वेरी के पास कैंप साइट पाई गई है जहाँ पे अ कोर, फ्लेक, ब्लैंक और फिनिश्ड टूल्स पाए गए हैं। वेस्ट मटेरियल के एविडेंस भी मिले हैं। डियर और लैंड टर्टल के शेल के फ्रैगमेंट्स मिले हैं, यानी कि उसका भी यूज़ टूल्स की तरह यूज़ किया जाता था। इसके बाद भीमबेटका मध्य प्रदेश की साइट है। यहाँ पे रॉक शेल्टर नंबर 3F23 में अशूलियन से लेकर के मेसोलिथिक तक की एक कंटिन्यूएशन पाई जाती है और बहुत सारे एविडेंसेस के बेस पे कंक्लूजन में पहुँचे हैं कि यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक ह्यूमन्स ने जो है रिज़ाइड किया था, रहे थे। ठीक है? अब फिसरा बिहार
पैसरा बिहार में आ जाते हैं। तो पैसरा जो साइट है वो अर्ली एचुलियन साइट बोली जाती है। यहाँ पे हट लाइक ड्वेलिंग के एविडेंस मिलते हैं, जिसमें जो है हट यानी कि झोपड़ी बनाने के लिए जो पोस्ट होल्स क्रिएट किए गए थे, उनकी अलाइनमेंट से ऐसा गेस किया जा सकता है कि ये हट बनाने के लिए होल्स बनाए गए थे और सर्कुलर स्टोन ब्लॉक्स भी पाए गए हैं। तो ये जो है अर्ली पैलियोलिथिक टाइम के एविडेंस है और वहाँ पे भी ह्यूमन सेटलमेंट थी। इसके अलावा कुछ और साइट्स हैं, इन 4 के अलावा मैं आपको बताती हूँ, आप लिख सकते हैं। राजस्थान में सिंगी तालाब, महाराष्ट्र में चिरकी नवासा, नॉर्थ कर्नाटका में हुंसगी यदियापुर। ये सभी आगे चल के इम्पोर्टेंट भी बन जाते हैं। तो लोअर पैलियोलिथिक ह्यूमन सिर्फ टूल्स नहीं बना रहे थे, वो कैंप्स और हैबिटेट्स भी बना रहे थे और उसका यूज़ भी कर रहे थे, ठीक है? अब आ जाते हैं मिडल पैलियोलिथिक द फ्लेक रिवॉल्यूशन पे। तो यहाँ पे फ्लेक्स का यूज़ ज़्यादा हो गया था और उसमें जो है सटीकता भी आ गई थी। मिडल पैलियोलिथिक का सबसे बड़ा शिफ्ट हुआ कि हैवी टूल्स से लेकर के शिफ्ट होकर के उन्होंने लाइटर फ्लेक टूल्स को जो है यूज़ करना चालू किया। यूरोप, अफ्रीका, साउथ वेस्ट एशिया में मिडल पैलियोलिथिक को मोस्टेरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोस्टेरियन, MOUSTERIAN। बुक में स्पेलिंग भी दी हुई है, अगर कोई बुक से लेकर के पढ़ रहा है ना वीडियो के साइड बाय साइड, तो आपने बुक से रिलेट भी कर सकते हैं। और वीडियो देखते-देखते बुक रख के पढ़ना और नोट्स लेना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी कि रिवीजन करो ना करो, आप पेपर अच्छा दे के आओगे। ठीक है? ठीक है भाई। और यहाँ पे जो मिडल पैलियोलिथिक जो टाइम था, उससे जो एसोसिएटेड ह्यूमन स्पीसी थी वो थे निएंडरथल्स। निएंडरथल बेसिकली प्रीडोमिनेंटली यूरोपियन स्पीशी थी और ये दुनिया के और भी हिस्सों में पाई जाती थी थोड़ी बहुत, ठीक है। इंडिया में एचडी संक्यालिया ने 1956 में फ्लेक टूल नेवासा से डिस्कवर किए और इसको नेवासियन इंडस्ट्री बोला। लेटर आगे चल के जो है ये क्लियर हुआ कि ये जो है फ्लेक टूल्स जो है पूरे इंडिया में पाए जाते थे, तो इसको नेवासियन ट्रेडिशन या नेवासियन इंडस्ट्री नहीं बोला जा सकता है। और ये जो है अलग-अलग इंडिया के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग समय काल पे पाए गए हैं। तो टूल मेकिंग टेक्निक में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसको टूल मेकिंग टेक्निक को बोलते थे लेवालोइस टेक्निक, लेवालोइस टेक्निक। इसमें प्रिपेयर्ड कोर को जो एक तरह से बड़े पत्थर से कोर अलग कर लेते थे और फ्लेक्स को अलग कर लेते थे। फिर उस फ्लेक को इस तरह से शार्पन और शेप करते थे कि वो उससे कई तरह के छोटे यूज़ लायक हथियार बना सकें। अब इस इन टूल्स में जो है स्क्रैपर्स की कई सारी वैराइटीज़ पाई जाती हैं, पॉइंटर्स, बोरर्स और ऑल्स। ऑल्स जो होती है ना, AWLS, वो बड़ी-बड़ी सुइयाँ होती थी उस ज़माने में, उसको ऑल्स बोलते हैं। अगर किसी को ह जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं क्रिएट करने वाले लोग, उनको देखा होगा तो वो बड़ी-बड़ी सुइयों से बनाते हैं, उसको ऑल्स बोलते हैं। मिनिएचर हैंड एक्स और क्लीवर्स भी लेटर एचुलियन या मिडल पैलियोलिथिक साइट्स पे पाए जाते हैं। रॉ मटेरियल्स में यहाँ पे क्वार्ज़ाइट और जैस्पर, शर्ट, अगैट का यूज़ होता था। तो इस फ़ेज़ में सबसे बड़ा ये था कि एडवांटेज ये था कि फ्लैग टेक्नोलॉजी इकोनॉमिकल थी। यानी कि सेम कोर से कई कई सारे फ्लेक्स क्रिएट किए जा सकते थे और जो है इस चीज़ को एक तरह से इंडस्ट्री के रूप में बार्टर सिस्टम में भी प्रयोग में लाया जाता रहा होगा। फ्लेक या माइक्रोलिथ के आने की वजह से लोगों की मूवमेंट में भी ईज़ीनेस आई, क्योंकि बड़े-बड़े पत्थर जैसे हथियार वो एक बार बना तो ले, लेकिन उसको लेकर के कितना मूव करेगा एंशिएंट ह्यूमन। तो जो छोटे टूल्स बना लेते थे, उनके लिए मूवमेंट बहुत ईज़ी हो जाती थी। आगे चल के हम ये देखेंगे। अपर पैलियोलिथिक ब्लेड ब्रेक थ्रू इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे जो है माइक्रोलिथ्स यूज़ करने चालू कर दिए थे ह्यूमन्स ने। फर्स्ट ग्रेट क्लाइमेक्स ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट इसको बोला जा सकता है। इसका टाइम रेंज लगभग 40,000 से 10,000 साल पहले का आता है, मैंने आपको बताया हुआ था। तो इससे जो एसोसिएटेड जो ह्यूमन स्पीशी थी ना, वो हमारी होमो सेपियंस की है। अपर पैलियोलिथिक में होमो सेपियंस एक्जिस्टेंस में आ गए थे, ठीक है? इस फेज़ की आइडेंटिटी ब्लेड टूल टेक्नोलॉजी के तरह जानी जाती है। ब्लेड यानी कि रिफाइंड एलोंगेटेड फ्लेक्स विद पैरेलल साइड्स होती थी। वहाँ पे बोथ साइड्स पे जो है नुकीला और एकदम से धारदार हथियार बना लेते थे वो लोग। प्रिज़्मेटिक कोर होती थी, फ्लूटेड कोर टेक्नीक से जो है ये लोग इन हथियारों को प्रिपेयर करते थे। इनडायरेक्ट परकशन यानी कि अ
इनडायरेक्ट प्रेशर डाल के और उसको धीरे-धीरे फ्लेक की तोड़ करके उसको बिल्कुल शार्प किया जाता था, घिस-घिस करके शार्प किया जाता था, ठीक है? इसमें बेक्ड ब्लेड्स, पेन नाइफ ब्लेड्स और सेरेटेड एजेस, एरो पॉइंट्स, बुरियंस ये इस टाइप के जो है टूल्स आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दिया है अ, इस पेज पे, ठीक है? तो अपर पैलियोलिथिक टूल्स जो है ज़्यादा स्पेशलाइज़्ड थे, हंटिंग और प्रोसेसिंग के लिए इनका यूज़ किया जाता था और इन्होंने इंसानों की ज़िंदगी और अच्छी बना दी थी। इंसान ज़्यादा मोबिलिटी में कंफर्टेबल हो गया था इन टूल्स की वजह से, ठीक है? अब इसमें मेजर शिफ्ट क्या आया, बोन टूल ऑफ कर्नूल। कर्नूल जो एक हिस्टोरिकल साइट है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे बोन टूल्स भी मिले हुए हैं। नॉर्मली ओपन एयर जो साइट्स होती हैं, वहाँ पे ऑर्गेनिक टूल्स जो है प्रिज़र्व नहीं हो पाते हैं, लेकिन केव्स में जो है प्रिज़र्वेशन बेटर होती है। तो इंडिया में अपर पैलियोलिथिक बोन टूल्स का जो है बेस्ट एविडेंस कुरनूल से मिलता है। यहाँ पे एक्सकवेशन की थी रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने और हेनरी ब्रूस फ्रूट ने 1880s के दौरान, ये आप लिख सकते हैं। और उन्होंने जो है बिल्ला सरगम केव से बोन टूल्स और लेटर प्लेस्टोसीन फ़ाउना भी जो है रिकवर की थी और उसको आइडेंटिफ़ाई किया था। बोन टूल्स की इन्वेंटरी में वहाँ पे अ, ऑल्स बार्ब्ड एरोहेड्स, अनबार्ब्ड एरोहेड्स, डैगर्स, स्क्रैपर नाइफ, चिज़ल, वेजेस, एक्स हेड्स और सॉकेट्स जैसी चीज़ें मिली हैं। इसके अलावा अ, मुश चटला, चिंतामणु, गवी, एमसीजी 1 एंड 2 केव्स जो आंध्र प्रदेश की ही हैं। यहाँ पे बोन स्क्रैपर, परफोरेटर्स, चिज़ल, स्पैचुला, शोल्डर्ड पॉइंट ये सभी चीज़ें जो है हिस्टोरियंस ने प्राप्त की हैं। तो केव ऑक्यूपेशन शॉर्ट टर्म हो सकता है, इसलिए बोन टूल्स जो है क्रूड भी हो सकते हैं लाइक सिर्फ़ एक हड्डी को थोड़ा-सा रिफाइन किया, थोड़ा-सा उसको घिसा-विसा और टूल की तरह यूज़ करने लगे। वो तो बोलते हैं क्रूड टूल। अब कोई भी टूल जो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है, पॉलिश्ड है, उसको बहुत ही स्पेसिफिक यूज़ किया जा रहा है, तो वो एकदम से फाइन टूल बन जाएगा और वो इस चीज़ को दर्शाएगा कि वहाँ पे सेटलमेंट ज़्यादा टाइम के लिए थी और ह्यूमन्स ने अपने टूल्स की अच्छे से डेवलपमेंट और केयर की थी, ठीक है? ग्रेट था एक कॉन्सेप्ट है प्लेस्टोसीन टू होलोसीन एरा जो एक जियोलॉजिकल फेनोमेना था, एनवायरनमेंटल फेनोमेना था एंशिएंट टाइम में। वो ये था कि प्लेस्टोसीन में आइस एज था। इंडिया और दुनिया के सारे देश जो है ज़्यादातर या तो जलमग्न थे या तो जो है वहाँ पे फ्रोज़न था, परमाफ्रॉस्ट था। तो वहाँ पे कोल्ड एरिड एनवायरनमेंट होता था। एकदम बड़े-बड़े मेगा फ़ाउना मिलते थे यानी कि बहुत बड़े-बड़े जानवर सी क्रिएचर्स जो है बहुत ही बड़े साइज़ में होते थे। ये तो प्लेइस्टोसीन एरा में होता था। फिर उसके बाद जब धरती का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा और अ, होलोसीन एरा आया तो क्लाइमेट वार्म हो गया, वेट हो गया और चेंजिंग फ्लोरा आया यानी कि फ्लोरा जो हर्ब्स थी, जो वेजिटेशन थी उसमें बहुत डाइवर्सिटी आई और वेजिटेशन सर्वाइव करने लग गई। इसकी वजह से कई सारे क्रॉप्स, कई सारे सीड्स ऐसे एक्जिस्टेंस में आए जो इंसानों के लिए बेनिफिशियल थे। तो इस सब चीज़ों के बारे में आप आगे अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। तो प्लेस्टोसीन ओल्ड आइस एज कंडीशन थी जो मतलब बहुत ही कोल्ड थी। फिर होलोसीन एरा लगभग 10,000 बीसीई में आया, जहाँ पे वार्म, वेट, कोल्ड क्लाइमेट हो गया। तो मेसोलिथिक कल्चर इसी ट्रांज़िशन का रिज़ल्ट रहा है, ठीक है? प्लेस्टोसीन एरा में सारे जो एंशिएंट एकदम एंशिएंट स्टोन एज टाइप के लोग थे, वो रहते थे। होलोसीन एरा में मेसोलिथिक कल्चर जो है एक्जिस्टेंस में आया और मेसोलिथिक पीपल स्टिल हंटर गैदरर्स ही थे, लेकिन उनका जो हंटिंग गैदरिंग का पैटर्न था, वो काफ़ी इंटेंसिफ़ाई हो गया था, स्पेसिफिक हो गया था। मतलब वो कुछ सिलेक्टेड प्लांट्स और एनिमल्स को प्रेफ़र करते थे और उनको ही या तो ब्रीड करते थे या तो जो है ग्रो करते थे और या डोमेस्टिकेट करते थे, ठीक है? माइक्रोलिथ इंजीनियरिंग देख लेते हैं, तो माइक्रोलिथ्स का हॉलमार्क्स था जो मेसोलिथिक पीरियड था उसमें माइक्रोलिथ जो थे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। स्मॉल स्टोन टूल्स होते थे ये लगभग 3 सेंटीमीटर से छोटा इनका साइज़ होता था। ये जो है ट्रैपेज़, ट्रायंगल, लूनेट या क्रेसेंट शेप में भी होते थे। नॉन जियोमेट्रिक ब्लेड्स होती थी इनकी, पॉइंटर और स्क्रैपर्स होते थे यहाँ पे और जो है इनको पंच प्रेशर टेक्निक से बनाया जाता था। ये बहुत ही हाइली स्किल्ड रीटचिंग होती थी, उसको घिसाई, उसकी जो पॉलिशिंग होती थी वो जो है बहुत ही स्पेशलाइज़्ड टेक्निक से होती थी। उनके जो एजेस होते थे उनको जो है बहुत ही ब्लंट बनाया जाता था। तो ये एक एक्सपर्टीज़ का काम होता था। माइक्रोलिथ्स का जो बिगेस्ट इनोवेशन था वो कंपोज़िट टूल था। यानी कि एक वुडन या फिर बोन अ, हैंडल पे
कई सारे छोटे-छोटे माइक्रोलिथ्स को इस तरह से अरेंज करना कि वो एक एक्स की शेप में आ जाए या एक स्पेशलाइज़्ड टूल की शेप में आ जाए, जिससे कि हंटिंग या प्लांट्स को कट करना बहुत ईज़ी होता था और ये जो है एक तरह से टूल्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेंशन थी, ठीक है? हेवी ड्यूटी मैक्रोलिथ्स भी यूज़ होते थे, ऐसा नहीं था कि मेसोलिथिक टाइम के आने के बाद मैक्रोलिथ्स का यूज़ बंद हो गया था, बट उनका यूज़ सिर्फ़ जो है कुछ स्पेशलाइज़्ड चीज़ों के लिए होता था, जैसे कि फॉरेस्ट वर्क के लिए या फिर अदर टूल्स को क्रिएट करने के लिए। ओके, कॉलोनाइज़ेशन एंड कल्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेसोलिथिक एक मेजर जो हाइलाइटिंग पॉइंट ये है कि वहाँ पे कॉलोनाइज़ेशन और कल्चरल एक्सपेंशन बहुत था। इस टाइम पे ह्यूमन्स ऑलमोस्ट हर जगह पे फैल गए थे और हर जगह पे शेल्टर्स बना लिए, सिविलाइज़ेशंस क्रिएट कर ली और अडॉप्ट कर लिया रहने-सहने का, ठीक है, तरीका। तो मेसोलिथिक साइट्स ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में मिलते हैं इस समय से और नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलते हैं बेसिकली, थोड़े कम मिलते हैं। इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में तो इन साइट्स की मशरूमिंग हो गई थी एक तरह से और स्टोन स्कार्सिटी थी, लेकिन माइक्रोलिथ्स का यूज़ करते थे तो उनको स्टोन्स इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी, उनको कम स्टोन से भी काम चल जाता था। ये ऐसा पहले बार हुआ था कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में जब हंटर गैदरर्स ने ऑलमोस्ट एंटायर कंट्री को कॉलोनाइज़ कर लिया था, पूरे इंडिया को, ठीक है? अब रॉक पेंटिंग जो है वो प्री हिस्टोरिक लाइफ का फर्स्ट फोटोग्राफ जैसा होता है। यहाँ पे हंटिंग, डांसिंग, रिचुअल्स वगैरह दिखाए जा सकते हैं। तो आर्ट एज़ अ रिकॉर्ड भी हमको मिलता है इस चीज़ में कि ऑलमोस्ट इंडिया के जो मेसोलिथिक साइट्स हैं उसमें जो है कुछ ना कुछ आर्ट के एविडेंसेस मिलते हैं हमें। एसीएल चार्ली ने मिर्ज़ापुर यूपी में रॉक शेल्टर से माइक्रोलिथ, पेंटिंग, पिगमेंट विद ग्राइंडिंग मार्क्स, ह्यूमन स्केलेटन और ऐश या चारकोल की डिस्कवरी की थी। उन्होंने बरियल जो है साइट्स भी डिस्कवर किए थे, बागोर, लंगनाज और इन सभी जगहों पे। तो उससे स्पिरिचुअल बिलीफ और हायरार्की, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनके बारे में पता चलता है। ठीक है? इवोल्यूशनरी मैट्रिक्स यहाँ पे एक तरह से रैपिड रिवीजन कर लेते हैं हम इस चीज़ का। लोअर पैलियोलिथिक में क्या था कि टूल्स में हैंड एक्स, चॉपर, हेवी कोर टूल्स का यूज़ होता था और क्वार्ज़ाइट मटेरियल से बनते थे। इनको डायरेक्ट प्रेशर मेथड से या फिर डायरेक्ट परकशन मेथड से बनाया जाता था। मिडल पैलियोलिथिक में स्क्रैपर्स, पॉइंटर्स जैसे टूल्स बनने लगे। इनको शर्ट और जैस्पर जैसी चीज़ों से बनाया जाता था और लेवा-लोइस टेक्निक या फिर प्रिपेयर्ड कोर टेक्निक का यूज़ करते थे। अपर पैलियोलिथिक में ब्लेड, ब्यूरिन इन सभी चीज़ों का यूज़ होने लग गया और फाइन ग्रेन्ड रॉक से ये टूल्स बनाए जाते थे। यहाँ पे प्रिज़्मेटिक, फ्लूटेड कोट या फिर पंच टेक्निक से इन टूल्स को क्रिएट किया जाता था। उसके बाद आता है सबसे बाद में मेसोलिथिक कल्चर या मेसोलिथिक टाइम, जहाँ पे टूल्स एकदम माइक्रो साइज़ के होते थे, लेस देन 3 सेंटीमीटर। इनको कंपोज़िट टूल्स भी यहाँ पे बनाए जाते थे। पंच प्रेशर और हेफ्टिंग टेक्निक से इसको क्रिएट किया जाता था और इसके लिए कार्नेलियन जैसे टूल्स का यूज़ होता था, ठीक है? तो अब ये हो गया सेकंड यूनिट के बारे में, जिसमें टूल्स के बारे में हमने बेसिकली डिटेल में पढ़ा है और इस वीडियो को देखने के बाद एक बार इसकी अंडरस्टैंडिंग आपने बना ली, तो फिर आपको इसके चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कहीं और से रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब आ जाते हैं यूनिट 3 पे, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़। तो यहाँ पे हम सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, सेटलमेंट पैटर्न कैसे थे, पैलियोलिथिक लाइफ बेस, सबसिस्टेंस, नॉन यूटिलिटेरियन बिहेवियर, रॉक आर्ट वगैरह-वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? डॉन ऑफ कल्चर। तो इस यूनिट में जो है हमारा मेन फ़ोकस है ना, वो टूल से हट के एनवायरनमेंट हमने देख लिया, टूल हमने देख लिया, अब हम फ़ोकस करते हैं ह्यूमन्स पे और ह्यूमन बिहेवियर पे, ठीक है? प्री हिस्टोरी का मेन चैलेंज ये है कि राइटिंग अवेलेबल होती नहीं थी, तो हम एविडेंसेस से रिकंस्ट्रक्ट करते थे कि स्टोन टूल वहाँ की इंडस्ट्री के बारे में देख लेते थे, फॉसिल और फाउनल रिमेन्स के बारे में देख लेते थे, सेटलमेंट पैटर्न और रॉक आर्ट वगैरह-वगैरह। तो इसको सब इन्फॉर्मेशन को मिला करके हमको हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे जो प्लेस्टोसीन एरा में अ, मेगा मैमल्स होते थे, मेगा अ, फ़ौना होती थी और होलोसिन एरा में जो है माइक्रोफ्लोरा काफ़ी जो है वाइड स्प्रेड हो गई और एनिमल्स भी देखो इंसानों ने कैसे सब बनाया हुआ है, तो ये सभी। पैलियोलिथिक कल्चर फ्लरिश करती है प्लेस्टोसीन एरा में। प्लेइस्टोसिन जियोलॉजिकल जो एरा था उसमें पैलियोलिथिक कल्चर फ्लरिश कर रही थी और जैसे ही जियोलॉजिकल एरा चेंज हुआ टू होलोसिन, वहीं पे जो है मेसोलिथिक कल्चर आगे आ जाता है इंसानों ने मेसोलिथिक कल्चर शुरू कर दिया था, ठीक है? तो टेम्परेचर ज़ोन में देख लेते हैं, यूरोप में जो
प्लेइस्टोसीन टाइम में यूरोप में क्या था कि टेम्परेट ज़ोन था, ग्लेशियल एनवायरनमेंट था, एक्सट्रीम कोल्ड थी और इंटरग्लेशियल एनवायरनमेंट भी होता था, यानी कि थोड़ा बहुत वार्म थी। ट्रॉपिकल ज़ोन जैसे कि अफ्रीका और एशिया में प्लूवियल एनवायरनमेंट था जहाँ पे हेवी रेन होती थी और इंटरप्लूवियल एनवायरनमेंट भी होता था जहाँ पे थोड़ी बहुत ड्राइनेस भी होती थी। आज का भी समय में कुछ भी ऐसा ही है बट इंटेंसिटी उस चीज़ की ऑब्वियसली कम ही है, क्योंकि उस समय पे जो था वो बात आज में नहीं है। इस एनवायरनमेंट के बीच में ह्यूमन सर्वाइव करते हैं बिकॉज़ उनके पास एक यूनिक एडवांटेज होता था, टूल मेकिंग एबिलिटी, एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है? यही पॉइंट ये जो यूनिट है इसका पॉइंट यही है कि टूल मेकिंग कल्चर का जो है कैसे शिफ्ट एक तरह से डिसाइडर हो गया। ठीक है? एविडेंस को हिस्टोरियंस ने इंडस्ट्रीज़ के फॉर्म में क्लासिफाई करा है, यानी कि टूल टाइप के बेसिस पे जो है टाइम को डिवाइड किया गया है। ये हमने पहले समझा था। अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे अडैप्टेशन टू द पैलियोलिथिक लैंडस्केप, यानी कि मोबिलिटी और सेटलमेंट कैसा था। तो पैलियोलिथिक लाइफ का कोर मॉडल था नोमैडिक एक्जिस्टेंस, यानी स्मॉल ग्रुप्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते थे और इस ग्रुप बैंड्स के फॉर्म में मूव करते थे। यूजुअली 100 लोगों से कम होते थे। मूवमेंट फ्रीक्वेंट होता था, इसलिए ग्रुप साइज़ नेचुरली स्मॉल रहता था, क्योंकि चिल्ड्रन मूवमेंट को डिफ़िकल्ट बनाते हैं, तो वहाँ पे लो बर्थ रेट था या लो सर्वाइवल रेट था, ऐसा कुछ था। ठीक है? सेटलमेंट रैंडम नहीं होते थे, स्टोन एज साइट रैंडमली चूज़ नहीं होते थे, बल्कि वहाँ पे लोग वाटर अवेलेबिलिटी, फूड रिसोर्स अवेलेबिलिटी और स्टोन यानी कि रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी के बेसिस पे अपनी सेटलमेंट डिसाइड करते थे। ठीक है? हैबिटेट टाइप्स वहाँ पे पैलियोलिथिक ह्यूमन्स के पास काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट थे। फॉर एग्ज़ाम्पल एमपी के भीमबेटका में रॉक शेल्टर्स भी मिलते हैं। अ, कुरनूल केव्स मिलते और आंध्रा में कुरनूल केव्स मिलते हैं और नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में संगहो केव्स भी मिलते हैं। यहाँ पे मैप पे आप देख सकते हैं। ओपन एयर कैंप्स भी पाए जाते हैं इंडिया के अलग-अलग रीजन्स में, ठीक है? तो इस तरह से जैसे कि बिहार या प्लेन्स में अगर उन्होंने शेल्टर बनाया तो उन्होंने ब्रांचेस, लीव्स और जो है अ, ट्रीज़ से जो है टेम्परेरी ओपन एयर सेटलमेंट जैसा बना लिया। तो डायरेक्ट एविडेंस जो ओपन एयर सेटलर है उसका नहीं मिलता है, लेकिन स्टोन टूल्स और उनकी प्रेज़ेंस या उनका जो है ऑर्गेनाइज़ेशन किस तरह से था, इससे पता चल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पे बहुत ज बड़े-बड़े मेगालिथ्स को इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि वो हवा आने वाली हवा को रोक सकते हैं, तो वहाँ पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्रोटेक्टेड एरिया था वहाँ पे ह्यूमन्स ने अपना एक मेकशिफ्ट घर जैसा कुछ बनाया होगा, जो कि समय के साथ सर्वाइव नहीं कर पाया है। ठीक है? सर्वाइवल के टूल किट में अछूलियन इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं तो पैलियोलिथिक टूल्स का यूज़ जो है ऐसा था कि स्टोन टूल्स डेली लाइफ का सेंटर थे। डेली लाइफ में स्टोन टूल्स के बिना कुछ नहीं हो सकता था। चॉपिंग, कटिंग, बोरिंग, स्क्रैपिंग, स्लाइसिंग, पियर्सिंग, व्हिटलिंग जैसी एक्टिविटीज़ के लिए स्टोन टूल्स का यूज़ होता था। माइक्रोवेयर एनालिसिस में माइक्रोवेयर एनालिसिस माइक्रोवियर WEAR वियर एंड टियर सुना है? तो माइक्रो वियर एनालिसिस से हिस्टोरियंस ये पता लगाते हैं कि किस टूल का यूज़ किस तरह से था। सपोज़ एक टूल पे यूज़ करने के साथ-साथ किस तरह के निशान पड़ गए, इससे पता चल सकता है कि वहाँ पे उसका यूज़ जो है वेजिटल मैटर के लिए किया जाता था या नॉन वेजिटल मैटर के लिए किया जाता था या वुड और या बम्बू के ऊपर जो है काटने के लिए किया जाता था। कुछ टूल्स के बियर मार्क्स ये सजेस्ट करते हैं कि वो हेफ्टेड थे, मतलब हैंडल के साथ उनका यूज़ किया जाता था और हैंडल सर्वाइव नहीं किया होगा फॉर ऑब्वियस रीज़न्स बिकॉज़ दैट वाज़ मेड ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल मे बी। ऑस्ट्रेलियन असेंबलेज में जो है हैंड एक्स, क्लीवर्स, स्क्रैपर्स, चॉपर्स ये सभी चीज़ें पाए जाते हैं और एक्सटेंडेड जैसे कि बुचरी साइट्स का कॉन्सेप्ट भी जो है काफ़ी सारी हिस्टोरिकल साइट्स पे पाया गया है जहाँ पे जहाँ की एक्टिविटीज़ से पता चलता है कि एनिमल हंटिंग के बाद एनिमल मीट को स्किनिंग और प्रोसेसिंग करने के लिए टूल्स का यूज़ किया जाता था और उसके लिए एक डेडिकेटेड साइट होती थी जो उनके रेगुलर सेटलमेंट से थोड़ी दूर पे रहती रही होगी बिकॉज़ ऑफ स्मेल प्रॉब्लम राइट? तो ये सभी जो थियरीज़ हैं वो हिस्टोरियंस की हैं और आंसर राइटिंग में आपके आंसर में सच में वज़न डाल सकती हैं। ठीक है? अब यहाँ पे कई सारे जो है साइट्स की केस स्टडी भी हिस्टोरियंस ने की हुई है, उसमें बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हुंसगी वैली के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे सीज़नल स्ट्रैटेजी का यूज़ करते थे लोग। बेसिकली नॉर्दर्न कर्नाटका में हुंसगी
बैचभाल वैली पाई जाती है। तो प्रोफ़ेसर के पद्या की रिसर्च के अनुसार उन्होंने 1970 में रिसर्च की थी। यहाँ पे लगभग 400 से स्टोन एज साइट्स को इन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया था और इन साइट्स को उन्होंने अचुलियन ट्रेडिशन से जुड़ी हुई साइट्स को जैसा बताया था। तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे ओपन एयर ओवल स्पेस में जो है लोग रहते थे। ग्रेनाइट बोल्डर्स को विंड ब्रेकर की तरह जो है यूज़ में लाया गया था और लोकेशन वाटर सोर्सेज़ के पास होती थी, इसलिए पेरिनियल वाटर सप्लाई भी वहाँ पे अवेलेबल रहती थी। तो ये जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक्सप्लेन किया वही बात है। अब सीज़नल रिसोर्सेज़ के बारे में देख लेते हैं तो स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी देखो उस समय के लोगों ने क्या किया, ड्राई सीज़न में अलग स्ट्रैटेजी थी और वेट सीज़न में अलग। क्या करते थे कि जो है ग्रुप्स इकट्ठे हो जाते थे जब ड्राई सीज़न होता था तो वाटर बॉडी के पास इकट्ठा होकर के वो अपना वहाँ पे रहते, हंटिंग गैदरिंग करते और जो है लार्ज एनिमल हंटिंग करते और वाटर पूल्स के पास जो है इकट्ठा होकर के रहते थे। वेट सीज़न यानी कि सपोज़ मानसून के सीज़न में वो लोग क्या करते थे कि छोटे-छोटे ग्रुप्स में डिवाइड होकर के अलग-अलग जगह पे रहते थे जहाँ पे छोटे-छोटे वाटर सोर्सेज़ स्ट्रीम्स वगैरह के पास रहते थे और वेजिटेशन लीफी ग्रीन, फ्रूट, बेरीज़, सीड या स्मॉल प्लांट्स वगैरह पे डिपेंड करने लग जाते थे, तो ठीक है। हंटर गैदरर्स काफ़ी स्ट्रैटेजिक थे, वो रैंडमली ऐसे ही नहीं जी रहे थे या फिर जो है सेटलमेंट्स बना रहे थे, ओके। ये चीज़ हमको पता चल गई। अब सबसिस्टेंस यानी कि इसके बारे में देख लेते हैं। तो जनरली लोग सोचते हैं कि हंटर गैदरर्स का लाइफ जो है काफ़ी लाइक बोरिंग रहा होगा, मिज़रेबल रहा होगा क्योंकि वहाँ पे हैंड टू माउथ सिचुएशन रही होगी। क्योंकि लाइक हंटिंग किया, खाया, फिर हंटिंग किया, फिर खाया, ऐसा। लेकिन ये एक मिसनोबर है, मिसनोबर माने कि गलतफ़हमी है। क्यों? क्योंकि उनका जो है ज़रूरतें बहुत लिमिटेड होती थी और स्टोरेज टेक्नोलॉजी भी उनकी वीक थी। तो वन्स एक बार उनको फूड मिल जाता था ना, तो दे हैड टाइम टू स्लीप, प्ले, चैट, ड्रॉ, रिलैक्स, अदर थिंग्स रिचुअल करना, है ना? तो वुमेन्स रोल इन गैदरिंग भी जो है इस समय इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है कि एथनोग्राफिकल जो स्टडीज़ हैं, वो ऐसा दर्शाती हैं कि गैदरिंग डाइट का मेजर पार्ट थी, हंटिंग नहीं थी, गैदरिंग थी। और गैदरिंग का काम जो है अक्सर औरतें किया करती थी बिकॉज़ दे वर रिस्पांसिबल फॉर चाइल्ड केयर सो मन मेन हंटेड एंड वुमेन गैदर्ड और इस तरह से वुमेन का कंट्रीब्यूशन जो है सब्सिस्टेंस के लिए बहुत ही मेजर था। फूड सोर्सेज़ में फ़ौना और फ्लोरा दोनों आते हैं। नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा रिवर के अलोंग जो है काफ़ी फॉसिलाइज़्ड फ़ौना मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं और इससे प्रेट कर सकते हैं कि ह्यूमन्स ने वाइल्ड कैटल, डियर, वाइल्ड हॉर्स, एलिफेंट इन सभी को काफ़ी एक्सप्लॉइट किया उस समय में, काफ़ी उसका यूज़ करते थे हंटिंग के लिए, ठीक है? और ईशमपुर, तेलीखी, हली, हेबल, बुज़र्ग और फ़तेहपुर में ह हुंसगी और बैछभल साइट्स। उसके बाद फिर चिरकी, नवासा और अत्तिरंपक्कम जैसी साइट्स जो हैं, यहाँ पे अ, जो बोन्स पाई गई हैं, उन पे कट मार्क्स मिले हैं। इससे ही पता चलता है कि इससे जो है क्लियरली एविडेंस है ये किस चीज़ का फूड प्रोसेसिंग का। फर्स्ट दे हंट एन एनिमल आफ्टर दैट दे प्रोसेस इट बाय कटिंग एंड स्किनिंग तो जो उनकी बोन्स हैं, उसपे कट मार्क्स रह जाते हैं। तो इससे हिस्टोरियंस ने जो है ऑब्वियसली कंक्लूड कर लिया इस चीज़ को। तो ये स्मॉल जो फ़ाउना एक्सप्लॉइटेशन है वो भी पता चलता है, टर्टल शेल्स मिले हैं ईशमपुर में। इसके अलावा बर्ड, फिश, रोडेंट, एम्फिबियन, इंसेक्ट इनका भी जो है इस इंसान इस्तेमाल करते थे। प्लांट फूड का रोल भी ह्यूज था कौशाम्बी में डीडी कौशाम्बी हैं उन्होंने 1965 में हाइलाइट किया था कि वाइल्ड फ्रूट, बेरी, सीड, रूट इन सभी का यूज़ जो है एंशिएंट ह्यूमन्स करते थे। श्रीलंका के बेली लेना किटुलगला साइट में वाइल्ड ब्रेड फ्रूट और बनाना के कई सारे स्पीसीज रिकवर हुए हैं, जो कि मेसोलिथिक टाइम पीरियड से बिलॉन्ग करते हैं और इससे पता चलता है कि फ्लोरा पे कितना ज़्यादा डिपेंडेंस था लोगों का, ठीक है? अब यूटिलिटी के अलावा इंसानों का जो क्या बिहेवियर था, आर्ट, रिचुअल, ऑर्नामेंटेशन वगैरह कैसे करते थे वो लोग। तो एक जो है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि स्टोन एज के ह्यूमन्स जो हैं सर्वाइवल मशीन्स नहीं थे बल्कि उनके अंदर एस्थेटिक का सेंस था, आइडेंटिटी का सेंस था, रिचुअल डिसाइड करते थे और रिचुअल को डेवलप भी किया हुआ था। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डेवलप हुई थी, उन्होंने हैंड एक्स और क्लीवर की जो है सिमेट्री जिस तरह से इन्वेंशन किया, जिस तरह से उसका यूज़ किया, तो इससे पता चलता है कि उनके अंदर रिवर्सिबिलिटी का जो कॉग्निटिव सेंस होता है, वो डेवलप हो गया था। होल पार्ट रिलेशनशिप थिंकिंग उनके अंदर आ गई थी। होल पार्ट रिलेशनशिप थिंकिंग एक कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, वो उनके अंदर डेवलप हो चुकी थी। अ
आर्टिस्टिक एविडेंस में देखते हैं तो अशूलियन कॉन्टेक्स्ट में कुपुलस कप लाइक डिप्रेशंस पाए जाते हैं कई जगहों पे, और सिंपल इंग्रेविंग्स मिलती हैं भीमबेटका, दराकी चतन जैसी साइट्स पे, और इससे इंटरप्रेट किया गया कि उनके अंदर आर्टिस्टिक सेंस थी। और बॉडी डेकोरेशन में हुंसगी और बैशभल वैली में रेड ऑकरे लाइक पीसेस मिलते हैं जो कि बॉडी स्मीयरिंग के लिए यूज किए जाते थे शायद। ये सभी शो करता है कि स्टोन एज ह्यूमंस हैड सिंबॉलिक बिहेवियर एंड दे वर कॉग्निटिवली डेवलपिंग, they were gaining the sense of beauty, aesthetics, uh, and other things। मेसोलिथिक शिफ्ट में अब देख लेते हैं तो जब दुनिया में थोड़ी बहुत गर्माहट आई तो मेसोलिथिक शिफ्ट आया। मेसोलिथिक स्टेज पे जो है बायोलॉजिकल मॉडर्न ह्यूमंस का स्टेज आया, यानी कि होमो सेपियंस जो हम हैं आज के समय में। इस फेज में माइक्रोलिथ टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। माइक्रोलिथ से स्मॉल स्टोन टूल्स होते थे और इसके बारे में मैंने आपको सभी कुछ बताया हुआ है। माइक्रोलिथ इकोनॉमी जो है हंटिंग फॉरेजिंग वगैरह पे डिपेंड करती थी। कुछ साइट पे एनिमल डोमेस्टिकेशन भी किया जाता था मेसोलिथिक टाइम में, और मेसोलिथिक पीरियड में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, न्यू इकोलॉजिकल नीशे ऑक्यूपाई किए गए और हाउस फ्लोर्स डेवलपमेंट में आए। ह्यूमन बरियल्स प्रैक्टिस में जो है ग्रोथ आई। रिंग स्टोन्स जो है और पॉटरी अपीयरेंसेस में चेंजेस आए। और सबसे फेमस थिंकिंग है कि वर्ल्ड फेमस रॉक आर्ट जो है मिसोलिथिक टाइम पीरियड से ही बिलोंग करता है। ठीक है, तो रॉक आर्ट साइट में जो है इंडिया में हम लोग देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, पूरे इंडिया भर में रॉक आर्ट साइट्स मिलती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है रॉक आर्ट्स। तो रॉक आर्ट इंडिया में लद्दाख से लेके तमिलनाडु तक है, लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसी जगहों पे सबसे ज़्यादा रॉक आर्ट के साइट्स मिल रहे हैं। क्योंकि सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू का जो जियो एनवायरनमेंट है ना, यहाँ पे विंध्यन और सतपुरा रेंजेस हैं और ये काफ़ी एलिवेटेड भी है, जिससे कि नेचुरल शेल्टर्स, केव वगैरह भी मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल विंध्यन रीजन में भीमबेटका जो है, और सतपुरा रेंजेस में आदमगढ़ और पंचमढ़ी जो है वो मेजर रॉक आर्ट सेंटर्स के रूप में देखे जा सकते हैं। इंटरेस्टिंगली यहाँ ट्राइबल कम्युनिटीज गोंडा, मुरिया, कोरकू और भीलाल जैसी जो ट्राइब्स हैं वो आज के समय पे भी पाई जाती हैं। तो जिनका लाइफ़स्टाइल जो है काफ़ी हिस्टोरिकल है, ठीक है? तो अब हम इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल भीमबेटका, तो इस महाभारत के रेफ़रेंस में इसको जो है भीम की साइट बोला जाता है, या भीम का जो बैठका, ठीक है? तो ये एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है और भोपाल और होशंगाबाद के पास पड़ता है, ठीक है? भीमबेटका हिल लगभग 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और यहाँ पे लगभग 800 रॉक शेल्टर्स और केव्स पाए जाते हैं, ठीक है? इसका जो है सबसे पहला एविडेंस या जो सबसे पहला इसका जो है मेंशन वो एक 1888 के रिकॉर्ड में एक बुद्धिस्ट साइट के तौर पे इसको रिकॉर्ड किया गया था। फिर विष्णु वाकनकर ने 1957-58 में इसके जो है कई सारे पेंटेड शेल्टर्स को डिस्कवर किया है। और भीमबेटका इतनी आइडियल रॉक शेल्टर और पेंटिंग्स के लिए इतनी आइडियल साइट क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे सैंडस्टोन क्वार्ज़ाइट हिल्स हैं, एनुअल रेनफॉल लगभग 1000 है और डेंस वेजिटेशन है, पेरेनियल स्प्रिंग वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे, एडिबल फ्रूट्स और रूट्स पाए जाते हैं वहाँ पे, बहुत सारे प्लांट स्पीशीज़ हैं, एनिमल में डियर, बोर, नीलगिरी गाय वगैरह भी पाई जाती है। इन ऑक्सिस इन इनएग्ज़ॉस्टिबल फाइन ग्रेन्ड क्वार्ज़ाइट पत्थर वहाँ पे मिलते हैं फॉर टूल मेकिंग, ठीक है? तो ये सभी हो गया भीमबेटका के बारे में। अब यहाँ पे जो है जो एक्सकवेशन की गई थी, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो है भीमबेटका में वकनकर ने 7 शेल्टर्स को एक्सकवेट किया था, जो जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया। 1957-58 में विष्णु वकनकर ने इसको डिस्कवर किया और वहाँ पे 7 शेल्टर एक्सकवेट किया। उसके बाद वीएन मिश्रा ने 3 शेल्टर्स को एक्सकवेट किया। अब यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स मिली हैं, तो आईआईएफ 24 ऑडिटोरियम केव में अर्ली अशूलियन कल्चर के एविडेंस मिले हैं, प्री अशूलियन कॉपर टूल्स मिले हैं, बाउंड्री वॉल ऑफ लार्ज बोल्डर एनक्लोजिंग लाइक जिस एरिया में लोग रहते थे उसमें बाउंड्री वॉल क्रिएट की हुई है। मोस्टली मेसोलिथिक हैबिटेशन जो है वॉल से पार्टीशन की गई थी, वहाँ पे पत्थरों से उन्होंने दीवारें बनाई हुई थी, फायर प्लेस बनाए हुए थे, माइक्रोलिथ्स की एविडेंस मिले हैं, पॉटरी मिले हैं वहाँ पे और बरियल बोन्स भी मिले हैं, ठीक है?
जो केव नंबर 33 है वहाँ पे थिकेस्ट डिपॉज़िट मिला है 1.5 मीटर का। ये सभी इन्फॉर्मेशन आप लिख लीजिए, ठीक है? यहाँ पे एक्सक्लूसिवली मेसोलिथिक एविडेंस ही मिले हैं, जियोमेट्रिक माइक्रोलिथ्स मिले हैं, ग्राइंडिंग स्टोन, रेड ओकरे, मल्टीपल बरियल के एविडेंस मिले हैं और चारकोल भी मिले हैं। तो इम्पोर्टेंट एविडेंस यहाँ पे हंटर गैदरर्स का कॉन्टैक्ट ना सेटल्ड फार्मर्स से भी था, क्योंकि कॉपर टूल, पेंटेड पॉटरी और बीड, स्टोन, स्टेटाइट, ये सभी जो चीज़ें हैं ना, वो दर्शाती है कि वहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट जो है सेटल्ड फार्मर से भी था, सिर्फ़ पहाड़ में बसने वाले केव ड्वेलर से ही नहीं, ठीक है? ग्लास बैंगल्स वग़ैरह भी इन केव्स में के अंदर मिली हुई हैं। तो अब भीमबेटका में ये जो 642 शेल्टर्स में 400 शेल्टर में पेंटिंग पाई गई है और इनग्रेविंग ब्रूजिंग मिलते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2003 में जो है भीमबेटका साइट्स को ऐड कर लिया गया था। यहाँ पे लगभग 6214 मोटिफ्स पाए गए हैं, जिनको मठपाल और सोमनाथ चक्रवर्ती ने आइडेंटिफाई किया हुआ है। रेड, व्हाइट, येलो, ग्रीन और कभी-कभार ब्लैक कलर का यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे ज़ूमॉर्फ यानी कि सबसे ज़्यादा जो है एनिमल के ही पिक्चर्स पाए गए हैं। एंड यहाँ पे ऑक्स, गौर, बफेलो, नीलगाय, बक ब्लैक बक, डियर वैराइटीज़, एलिफेंट, राइनोसेरस, टाइगर, लेपर्ड, हाइना, वुल्फ, जैकल, फॉक्स, पोर्क्यूपाइन, मंकी, रैट ऐसे जो है जानवरों को पेंटिंग्स में दर्शाया गया है। जो सीन्स होते थे उसमें हंटिंग सीन, फिशिंग सीन, ट्यूबर, रूट डिगिंग या हनी कलेक्शन, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट इन सभी को दर्शाया गया है। हैंड स्टेंसिल, पाम प्रिंट, फिंगर मार्किंग यहाँ पे मिलते हैं और ओवरलैपिंग लेयर्स शो करते हैं कि पेंटिंग्स एक बार में नहीं बनाई गई थी, बल्कि डिफरेंट टाइम पीरियड में रीपेंट किया गया था उनके ऊपर, ठीक है? तो उन्होंने पेंटिंग किया क्यों? तो रिचुअल के तौर पे पेंटिंग किया या लीजर के तौर पे पेंटिंग किया। तो द फैक्ट दैट कि एक पेंटिंग को एक ही बार में नहीं बनाया गया था, कई बार उसके ऊपर बनाया गया था, तो ये शो करता है कि रिचुअल के तौर पे नहीं बनाया गया था। पीपल पेंटेड बिकॉज़ टू एक्सप्रेस देयर आर्ट, देयर आइडियाज़। तो एलन कामत का कहना है कि पेंटिंग प्लान्ड या ऑर्गेनाइज़्ड नहीं थी। ओल्ड पेंटिंग को इरेज़ नहीं किया गया था, बल्कि उनके ऊपर बनाया गया था। तो इससे ऐसे कह सकते हैं कि फाइनल इमेज से ज़्यादा एक्ट ऑफ पेंटिंग के ऊपर इन मेसोलिथिक पीरियड के ह्यूमन्स का ध्यान था। और यहाँ पे सफरिंग से एस्केप या बोर्डम से एस्केप करने के लिए उन्होंने पेंट किया होगा या सुपरनैचुरल एंटिटी को वर्शिप या डिवोट करने के लिए उन्होंने पेंट किया होगा या फिर अपने लव्ड वन, डियर वन्स या फिर डेड वन्स को रिस्पेक्ट पे करने के लिए उन्होंने पेंट किया होगा, हू नोज़? ओके, टूल्स यहाँ पे उन्होंने पेंट करने के लिए फिंगर, ब्रशेस, फेदर, वुड, पीकॉक फेदर, स्टेम्प, पोर्क्यूपाइन नीडल इन सभी जैसे टूल्स का यूज़ किया हुआ था। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं अब ठीक है, ये स्लाइड जो है इन्होंने पेंट किया क्यों किया, इसका मोटिव क्या था? तो ये रहा। सोशल इनसाइट्स फ्रॉम डेवरेस ओके। बिलीफ इन आफ्टर लाइफ तो यहाँ पे मेसोलिथिक बरियर्स में जो है बॉडीज के साथ कई सारी चीज़ें उनके यूज़ की मिलती है तो इससे पता चलता है कि उनका या तो आफ्टर लाइफ में बिलीफ था या फिर किसी प्रकार की जो है स्पिरिचुअल बिलीफ थी उनके अंदर। ट्रेड एंड कॉन्टैक्ट एक्सक्वेशन से ये पता चलता है कि उनका जो हंटर गैदरर जो है वो आइसोलेटेड नहीं थे। भीमबेटका में जो केव ड्वेलर्स थे इनका कॉन्टैक्ट सेटल्ड फार्मिंग कम्युनिटीज़ से भी था क्योंकि इनके पास जो है बैंगल, बीड, पॉटरी, कॉपर टूल ये पाए जाते हैं, तो इससे पता चलता है कि इनका कॉन्टैक्ट आउटसाइड वर्ल्ड से भी था। कम्युनिटी बॉन्डिंग, डांस सीन, फेस्टिवल, ग्रुप एक्टिविटीज़ डिपिक्ट करते हैं कि सोशल कोहेजन मैकेनिज़्म वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो ये जो पेंटिंग्स से पता चलता है, उससे ये सब पता चलता है, ओके। सोशली कॉम्प्लेक्स लोग थे, स्टोन एज सोसाइटीज़ जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी, प्रिमिटिव माइंडसेट नहीं था, बहुत ही काफ़ी इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड थे लोग थे, ठीक है। प्री हिस्टोरिक लेगेसी के बारे में बात करते हैं, तो प्री हिस्टोरिक लेगेसी में हमने देखा कि कैसे इंसानों ने कल एनवायरनमेंट को अडॉप्ट किया अपने लिए शेल्टर और टूल्स बनाने के लिए। फिर सोसाइटी को डेवलप करने के लिए एक तरह से किनशिप नेटवर्क और सोशल रिलेशंस कैसे क्रिएट किए, उन्होंने एक साथ ड्वेल करना चालू किया। तो उसके लिए उन्होंने कम्युनिटीज़ बनाई, शेल्टर्स बनाए और उसको वॉल भी यूज़ किया सेपरेशन के लिए या फिर सेफ्टी के लिए। तो ये सभी जो चीज़ें हैं आपने इस वीडियो में अंडरस्टैंड की हैं, इसका ज़रूर एक
लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा और शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन आ सकते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज पे या फिर टूल्स के ऊपर या फिर शेल्टर्स के ऊपर। तो अगर आपने ये वीडियो अच्छे से अंडरस्टैंड किया है तो आपके लिए अपने लैंग्वेज में अपने हिंदी, इंग्लिश, अपनी जो कॉग्निटिव जो लैंग्वेज है ना आपकी ब्रेन की, अपनी खुद की लैंग्वेज उसमें लिख सकते हैं अपने शब्दों का यूज़ करके, बहुत अच्छा रहेगा। एंड अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। I hope it helps you a lot. If you have got any question regarding to this lecture or any other thing, you can comment and I will definitely answer. इसके अलावा I want to tell you that आप अगर चैनल के डिस्क्रिप्शन पेज में जाएंगे या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पेज में जाएंगे तो वीडियो जो फॉर्म फिल करके आपके पास नोट्स खरीदने का वो रहता है ऑप्शन, जिसमें नोट्स अगर आप हम मेरे से खरीदेंगे तो मुझे एनकरेजमेंट भी मिलेगा। उसके साथ साथ आपको एक ये मैं जो माइंड मैप्स होते हैं ना, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। हर एक यूनिट के माइंड मैप्स दे सकती हूँ मैं आपको। तो जैसे कि जियोग्राफिकल रीजन और सोर्सेज़ ऑफ इंडियन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। फिर उसके बाद ये आ जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड इन इंडिया। यहाँ पे कई सारे जो है बहुत अच्छे से बनाए हुए माइंड मैप्स हैं जिनको वीडियो में दिखाना इतना ईज़ी नहीं है। तो इसको मैंने पेड सोर्स में लगा दिया है। जो भी नोट्स खरीदेगा उसको ये माइंड मैप्स फ्री मिल जाएँगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपके काम आए। And thank you a lot for watching. Please do comment and let me know if you have watched this till now, ताकि मुझे भी बहुत अच्छा लगे। Thank you very much. See you in the next video.